हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो क्या उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे से जुटे हुए होंगे। और जो हमारे वन शॉट्स हैं वो आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहे होंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करें। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गॉड क्लासेस का क्वेश्चन बैंक और गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर दोनों ही गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप www.godclasses.in वेबसाइट के थ्रू आप जाएंगे, वहाँ पर आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको कोर्स सेक्शन में ये दोनों आपको बुक्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में पॉसिबल हो सकते हैं वो सब के सब आपको इस दोनों बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का वन शॉट। ठीक है, वन शॉट किसका, प्रोबेबिलिटी का। इसके अंदर हम पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सीबीएसई हैंडबुक के एग्जांपल्स भी हैं इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो फार्मूलाज कब लगाना है, कैसे लगाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में क्या डिफरेंस है, कैसे आप इनके क्वेश्चंस को आप टैकल करोगे, वो सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहले सबसे पहला जो कंसेप्ट है आपका कि प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देखिए, रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कि जब आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हो तो इस इवेंट में बाय चांस जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, और उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। अब ये बाय चांस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, एक डाइस को थ्रो करने पर आपके पास क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। तो आपके पास नंबर आ सकता है 1, आपके पास नंबर आ सकता है 2, आपके पास नंबर आ सकता है 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है। कोई फिक्स तो नहीं है कि भाई ये 1 आएगा या 2 आएगा। तो जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो जो नंबर आपके पास बाई चांस आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो इसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, और फिर जो हम रैंडम वेरिएबल लेंगे उसकी हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। जो आप x की वैल्यू लेंगे उसकी आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। इन दोनों की हेल्प से हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप किस तरीके से लिखेंगे, जो x की वैल्यू है वो हमने यहां पर लिखी x1, x2, x3 अप टू xn। जितनी भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो सारी की सारी वैल्यू हम लिखेंगे, और फिर उसके साथ में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम x1 की प्रोबेबिलिटी निकालें उसको हम डिनोट कर रहे हैं p1 से। सपोज हमने डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पर एक हमारे पास रैंडम वेरिएबल आ गया 1, क्योंकि 1 आ सकता है उसके अंदर। ठीक है, अगर 1 आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है डाइस में वो होती है 1/6। तो यहां पर आ जाएगा x1 की जगह पर आ जाएगा 1, और प्रोबेबिलिटी की जगह आ जाएगा 1/6। तो ऐसे जितने भी आपके पास यहां पर इवेंट बनेंगे, जितने भी आपके पास x की वैल्यू बनेगी, उन सब की प्रोबेबिलिटी को आप लिखेंगे, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसमें वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। यानी जितनी भी आप प्रोबेबिलिटी यहां पर निकाल रहे हो, इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, ना 0 से कम होनी चाहिए ना 1 से ज्यादा होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक रूल। साथ में एक चीज और देखेंगे कि आप जितने भी यहां पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो ये हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। 1 से ना कम हो सकता ना 1 से ज्यादा हो सकता। अगर ऐसा हो गया दैट मीन्स आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत बनाया है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, रैंडम वेरिएबल निकाल लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा, मीन पूछ सकते हैं, वेरिएंस पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकते हैं। तो मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन को आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन को आप डिनोट कर सकते हो ई एक्स से। ठीक है, ये सारी बातें ये मीन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मीन आपको कैसे निकालना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, P1 को x1 से, P2 को x2 से, ऐसे जितनी भी वैल्यूज हैं सभी में x को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और उन सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके आपके पास जो टोटल आएगा वो बनेगा मीन। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा पी आई एक्स आई। यानी पी आई
यानी प्रोबेबिलिटी, एक्स आई मतलब एक्स, तो पी आई और एक्स आई को आप मल्टीप्लाई करके सिग्मा, सिग्मा का मतलब उसका सम करोगे तो उससे आपको ई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमें निकालना होगा वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए आपको पहले ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस का जो फार्मूला होता है ये ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब ये जो ई एक्स है ये तो आपने यहां से निकाल ही लिया है, इसका आपको स्क्वायर करके यहां पर पुट करना है। रहेगी बात यहां पर ई एक्स स्क्वायर की, ये हम कैसे निकालते हैं? तो यहां पर देखो, जब आप ई एक्स निकाल रहे हो तो यहां पर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो, यानी अगर आप ई एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी को इसके एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां पर हम सिंपल एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, इतना फर्क है। ठीक है, बाकी आगे आगे काम वैसे ही का वैसे ही है, आपको इनका सम करना है P2 और x2 स्क्वायर। इस तरह से आपके पास जितनी भी वैल्यूज है उन सब के स्क्वायर से उनकी प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, उसमें से जो मीन का स्क्वायर है उसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो निकलेगा उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। ये भी इसका फार्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई माइनस म्यू, म्यू का मतलब मीन। ठीक है, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, ये भी इसका फार्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आगे पूरे चैप्टर में जब भी हम करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही होगा। जो भी आप वेरिएंस निकालोगे उसका स्क्वायर रूट कर दो, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इतना सही कंसेप्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि रजत इज प्लेइंग ए गेम ऑफ रोलिंग ए डाई। रजत क्या कर रहा है, डाई के साथ गेम खेल रहा है विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गेम रूल, उन्होंने गेम का एक रूल बनाया। रूल क्या बनाया, ही विल विन ₹5 फॉर रोलिंग एन इवन नंबर। अगर डाई को फेंकने पर इवन नंबर आता है तो वो ₹5 जीतेगा भाई। ठीक है, उसके बाद एंड एन ऑड डिजिट ऑन द डाई ही लूजेज ₹2। अगर ऑड नंबर आ गया, यानी 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो ₹2 का नुकसान होने वाला है। तो सट्टेबाजी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, आपको सट्टेबाजी करनी नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे कहता है इफ एक्स रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी। उसमें नंबर क्या आएगा ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाउंट जो हम जीतेंगे या हारेंगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। शो दैट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, कह रहा है कि एक्स शो करना है कि रैंडम वेरिएबल है। एंड आल्सो रिप्रेजेंट इट एज ए फंक्शन, और इसको एज ए फंक्शन आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको इसका सैंपल स्पेस बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब यहां पर देखो कि जब आपने डाइस का गेम खेल रहे हो तो अब रजत डाई को थ्रो कर रहा है। अब डाई को थ्रो कर रहा है तो वो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, कुछ कह तो नहीं सकते हम, कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स तो नहीं है, कोई मतलब फिक्सिंग तो नहीं कर रखी है भाई हम डाइस को फेंकेंगे तो इवन नंबर आएगा ₹5 जीतेंगे, ऐसा फिक्सिंग वाला तो कोई उसमें कुछ बनेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो रेंडमली आएगी। रेंडमली आएगी मतलब इसका मतलब वो रेंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि अगर रजत डाई को थ्रो करता है, एज रजत थ्रो ए डाई, तो देर आर पॉसिबिलिटीज टू गेट इवन नंबर और ऑड नंबर। तो ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है कि भाई इवन ही आएगा या ऑड आएगा। इसका मतलब एक्स यहां पर क्या है, रैंडम वेरिएबल है। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब उसने क्वेश्चन में बताया कि जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो इवन नंबर आने पर ₹5 मिलेंगे। यानी अगर इफ रजत गॉट इवन नंबर्स मीन्स 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, डाइस पर यही होंगे इवन नंबर, ही गॉट ₹5।
तो उसको 5 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये जीत जाएगा भाई। लेकिन लेकिन अगर उल्टा केस हो गया, इफ़ यू गॉट ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, तो उसको कितने मिलेंगे? उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको नुकसान होगा कितना? -2 का, यानी 2 रुपये से देने पड़ेंगे, अब मिलेंगे कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये दो ही वैल्यू हैं जो जीत सकता है या हार सकता है, यानी 5 रुपये वो जीत सकता है या 2 रुपये वो हार सकता है। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था अमाउंट ऑफ मनी। तो इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 5 है और दूसरी -2 है। इसको एज ए सेट आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सैंपल स्पेस को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स की दो वैल्यू है 5 और -2, यानी वो 5 रुपये जीतेगा या 2 रुपये हारेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इसके अंदर, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, बस एक्स की वैल्यू आप इतनी निकाल देंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कॉइन इज टॉस थ्राइस एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, ठीक है, कॉइन को 3 बार टॉस किया और उसके आउटकम जो है वो आपने रिकॉर्ड कर लिए। अब प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। तो उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स आ रहा है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो अब अगर हम एक डाइस को और एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है? अब कॉइन को अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हो तो आपके पास हो सकता है कि हेड हेड हेड, तीनों हेड आ जाए, या हो सकता है कि आपके पास 2 हेड आए और एक टेल आए। अब 2 हेड और एक टेल वाले जो केसेस होते हैं, खाली अकेला ये नहीं होता, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टेल है वो बीच में आ जाए, ऐसा हो सकता है कि टेल स्टार्टिंग में आ जाए। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होती हैं जब 2 हेड आएंगे और एक टेल आएगा। अब हम लेते हैं कि एक हेड आ रहा है और 2 टेल आ रहे हैं, तो अब यहां पर आप टेल हेड टेल कर लो और यहां टेल टेल हेड कर लो, और एक पॉसिबिलिटी होगी कि हेड एक बार भी नहीं आ रहा। तो ये टोटल मिलाकर आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 इवेंट आपके बने। अब यहां पर कह रहा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड के लिए आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहां पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। x का मतलब है यहां पर कि कितनी बार हेड आ रहा है। अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है, उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं, फिर उसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। ये आ गया आपके पास, ठीक है, यहां से ये लिया, ये आपके पास आ गया x, ये आ जाएगा 1, 2 और 3, 4, ठीक है। देखिए अब इसमें यहां पर हम रखते हैं x, यहां पर रखते हैं px, ठीक है। x की क्या क्या वैल्यू होगी और px की वैल्यू क्या क्या होगी। अब अगर हम यहां पर देखें, इन सारे सैंपल स्पेस को देखें, तो इसके अंदर अगर हम ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला केस कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें हेड तो एक बार भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड एक बार भी ना आए, तो यानी x की वैल्यू 0 हो सकती है कि हेड एक बार भी नहीं आ रहा। और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हेड एक बार आ जाए, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हेड 2 टाइम्स आ जाए, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हेड 3 टाइम्स आ जाए। ये चारों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। अगर हेड को यहां पर देखोगे 3 बार आ रहा है, यहां पर देखोगे 2 बार आ रहा है, यहां पर देखोगे 1 बार आ रहा है, और यहां पर एक बार भी नहीं आ रहा। तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी की सारी वैल्यूज लिखेंगे। अब जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि 0 हेड, 0 हेड का मतलब है कि एक इवेंट ऐसा है जिसमें एक बार भी हेड नहीं आ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनी हमारे पास 1/8। अब 1 का मतलब है कि हमारे पास एक बार हेड आ रहा है, तो एक बार हेड किस किस में आ रहा है? एक बार हेड यहां पर आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/8। 2 का मतलब है ये तीनों हो गए, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो ये भी 3/8। और 3 हेड का मतलब है कि एक पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास 1/8। अब जो आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखी है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, ये चेक करना है। साथ में एक चीज़ और चेक कर लेनी है कि इसका टोटल 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 + 3 4, 4 + 3 7 + 1 8, 8/8 मतलब आंसर आ रहा है 1। दैट मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नंबर आपको इसमें पूरे मिलेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो इतना आपका काम खत्म। अब उसके बाद यहां पर कहता है कि कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, और आउटकम हमने रिकॉर्ड किए। तो आउटकम क्या आएगा, अगर 2 बार टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये आउटकम आए। अब कह रहा है प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रैंडम वेरिएबल x विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड इन द एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर भी जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड, ठीक है। आल्सो कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब आपको ex निकालना है। तो पहले आप यहां पर बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही टेबल हम बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास x, यहां पर इधर आ गया px। ठीक है, अब यहां पर देखो x की वैल्यू जैसे हमने पिछले केस में करी थी भाई, ऐसे कि नंबर ऑफ हेड अगर यहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो केस है इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई यहां पर तो हेड आ ही नहीं रहा, तो यानी x की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर हम यहां पर देखें तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि यहां पर एक बार हेड आ रहा है, ऐसा केस भी हो सकता है। और अगर हम यहां पर देखें तो 2 भी हो सकती है, यानी जो नंबर ऑफ हेड है यहां पर 2 टाइम्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर 0 को आप देखोगे तो 0 यहां पर आ रहा है, मतलब एक ही केस है हमारे पास जिसमें हेड एक बार भी नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी 1/4। ठीक है, इसकी अगर हम देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके पास 2/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम करेंगे तो आ जाएगी 1/4। तो ये बनी इनकी प्रोबेबिलिटी। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनी है चेक कर लो, इन सब का सम देखो, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4/4, आंसर आ गया 1। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका ठीक आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कह रहा है कि भाई आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब आपको ex फाइंड करना है। अब ex का फार्मूला क्या था कि आपको जितनी भी pi है यानी प्रोबेबिलिटी है, इसको इसकी xi से मल्टीप्लाई करना है और इसका सम करना है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किस किस को, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। अब यहां पर देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास इधर तो 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2/4, यानी आप इसको 1/2 लिख सकते हो, इसको भी आप 1/2 लिख सकते हो, और 1/2 को 1/2 के साथ ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। तो यानी जो इसका मीन निकला है, जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकली है, वो आ गया आपके पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्पेक्शन फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 बास्केट्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 2 बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहां पर कह रहा है कि आपके पास 20 नंबर ऑफ बास्केट्स हैं, जो टोटल बास्केट है हमारे पास ये है 20। इसमें से जो डिफेक्टिव बास्केट है वो है हमारे पास 6, डिफेक्टिव बास्केट है 6। तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी आपके पास, नॉन डिफेक्टिव होगी 20 - 6, यानी 14 बास्केट ऐसी हैं जो कि नॉन डिफेक्टिव है, बढ़िया बास्केट है। अब कहता है कि 2 बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपने 2 बास्केट निकालनी है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं करना है। एक बास्केट आपने निकाल ली तो वो आपकी हो गई, आपको दोबारा रखनी नहीं है। ठीक है, अपने घर लेके जाओ मजे से, जो बास्केट आपने निकाल ली वो आपकी होगी। अब कह रहा है कि प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट, आल्सो कैलकुलेट ex। वो तो चलो बाद में करेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए अब पहले आपको x की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो आप 2 बास्केट निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास इस तरह से कुछ मान लो ये 20 बास्केट रखी है, इस तरह 20 बास्केट रखी है, आपने इसमें से कोई 2 बास्केट निकालनी है। अब ये जो 2 बास्केट आप निकालोगे, हो सकता है कि दोनों की दोनों डिफेक्टिव आ जाए आपके पल्ले,
ऐसा भी तो हो सकता है। या हो सकता है कि भाई एक डिफेक्टिव आ जाए और एक नॉन डिफेक्टिव आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों बढ़िया बास्केट आपको मिल जाए। तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है कि दो डिफेक्टिव हो सकती है, एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव हो सकती है, और दोनों की दोनों नॉन डिफेक्टिव हो सकती है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हमारे पास पॉसिबल है। मतलब अगर हम x को यहां पर ले रहे हैं, यहां पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया ना उसी को आपको x लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, दो बास्केट आप निकाल रहे हो, ठीक है, कौन सी, प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बास्केट। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव बास्केट का बनाना है, तो आपको x वही लेना है। तो अब x की वैल्यू हमने देखा भाई, x की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 का मतलब है कि दोनों की दोनों बास्केट जो है, यहां पर कोई भी डिफेक्टिव बास्केट नहीं है, दोनों की दोनों सही वाली बास्केट आपको मिल गई। 1 का मतलब क्या हो गया कि आपको एक डिफेक्टिव मिलेगी, एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव। और 2 का मतलब क्या हो गया कि दोनों की दोनों आपको डिफेक्टिव मिल रही है। ठीक है, इसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, इसमें एक है, इसमें दोनों की दोनों डिफेक्टिव है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालें, पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में इसको डाल देंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहां पर आप कॉम्बिनेशन का यूज करो, क्योंकि यहां पर देखो सैंपल स्पेस तो है नहीं। पीछे जो क्वेश्चन हमने दोनों करे उनके अंदर सैंपल स्पेस बन रहा है, तो सैंपल स्पेस से आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप सैंपल स्पेस नहीं बना रहे हो, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको कर रहे हो। आप डायरेक्टली कर रहे हो तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए। कैसे यूज करेंगे कि आपने यहाँ पर, आप यहाँ पर कह रहे हो कि कोई भी डिफेक्टिव बास्केट नहीं है, यानी जो ये दो बास्केट आप निकाल रहे हो ना, दोनों की दोनों ही नॉन डिफेक्टिव है, दोनों की दोनों नॉन डिफेक्टिव है। तो ये नॉन डिफेक्टिव बास्केट हमारे पास थी कितनी, हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बास्केट थी 14 बास्केट थी हमारे पास नॉन डिफेक्टिव, उसमें से हम कोई भी दो बास्केट निकाल रहे हैं। तो जब भी आप एक साथ दो चीजें निकालते हो तो हमेशा कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में। कि आप जैसे एक चीज निकालते हो तो आप सिंपल लिख देते हो भाई 14/20, एक निकालते थे, लेकिन यहां पर हम दो निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऐसे 14C2, यानी 14 नॉन डिफेक्टिव बास्केट थी, उसमें से आपने कोई भी दो बास्केट निकाली। तो ये तो आपका फेवरेबल आउटकम बना। टोटल आउटकम कितना है, टोटल तो आपके पास 20 बास्केट है, उसमें से कोई भी दो बास्केट आपको निकालनी है। अब आपने अगर प्रोबेबिलिटी के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है कि आप इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। प्रॉपर फार्मूला लगाने की कोई नीड नहीं है। कि यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर आप लिखेंगे बस 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, नीचे यहाँ पर 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आप इस 2 फैक्टोरियल को इससे मत काटो, ठीक है, इससे मत काटो। आप कहोगे क्यों नहीं काटे सर, मत काटो, क्यों नहीं काटो, क्योंकि ये जो 20C2 है आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आपको हर बार फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम 20C2 को अलग सॉल्व कर लें, ऊपर वाला अलग सॉल्व करें। अब ये 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है, तो 2 इंटू 1, तो आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ऊपर तो आ गया आपके पास 91, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल कर लोगे, नीचे आ जाएगा आपके पास 190। तो 91/90, अगर ये कटता होगा आगे तो काट देना, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देना। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप एक डिफेक्टिव निकाल रहे हो और एक नॉन डिफेक्टिव निकाल रहे हो, एक बढ़िया बास्केट निकाल रहे हो और एक आप डिफेक्टिव वाली निकाल रहे हो। अब बढ़िया वाली कितनी है आपके पास, बढ़िया वाली है 14, तो 14 में से आप एक बास्केट निकाल रहे हो, और जो आपके पास डिफेक्टिव बास्केट थी 6, उसमें से एक निकाल रहे हो, नीचे आपका वही रहेगा 20C2। अब कॉम्बिनेशन में अगर नीचे 1 होता है तो इसकी वैल्यू 14 है तो 14 ही रहती है, इसकी वैल्यू 6 है तो 6 ही रहती है। नीचे 20C2 हमने निकाला था कितना, 190, तो ये बन जाएगा 84/190, इसको कैंसिल कर लो, 42/95। अब यहां पर जो सेकंड दो डिफेक्टिव है, तो दो डिफेक्टिव का मतलब आपके पास 6 डिफेक्टिव थी, उसमें से आप कोई सी दो निकाल रहे हो, ठीक है, नीचे आपके पास वही रहेगा 20C2। अब इसको भी आप ऐसे सॉल्व करो, 6 इंटू 5, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली लिख दो, नीचे आपके पास है ही 190 सॉल्व किया हुआ, तो ये हो जाएगा 15/190, 5 से कट जाएगा ये।
तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर हमें ई एक्स भी फाइंड करना है। चलो पहले डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को इसने बोला है क्या? हाँ, बनाने को बोला है, तो फिर ये आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, ये आपको दिखाना चाहिए। हम्म। चलिए, यहाँ पर आपका x आ जाएगा, यहाँ पर आपका पी एक्स आ जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी 0, इधर आ जाएगी 1, इधर आ जाएगी 2। लास्ट वाला छोड़ दो अगर नहीं है तुम्हारे पास। ये आ जाएगा 91 अपॉन में 190, और ये आ जाएगा 42 अपॉन में 95, ये आ जाएगा 3 अपॉन 38। तो ये तो बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको निकालना है इसका ई एक्स। तो ई एक्स के लिए हम क्या करते हैं, ई एक्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एक्स के लिए हमें क्या करना होगा, जो जीरो है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये तो जीरो बन जाएगा। ठीक है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो आप इन वाली वैल्यूज़ को लेने की बजाय आप इन वैल्यूज़ को लो जिसमें डिनोमिनेटर आपका सेम है। उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगी। तो जीरो को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये तो जीरो ही रहना है, इसका तो कोई किस्सा है नहीं। प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 84 अपॉन 190 लिखो, आप 84 अपॉन 190 लिखो। ठीक है, ये लिखने की बजाय आप ये लिखो। ऐसे यहाँ से 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 15 टू ज़ा 30 अपॉन 190। अब उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, उस एलसीएम वेलसीएम लेने का फंडा नहीं है। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 से इसको करोगे और तो मेरे ख्याल कुछ कटेगा नहीं, तो 57 अपॉन में 95, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका मीन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक क्लास 12th हैज़ 20 स्टूडेंट हुज मार्क्स आर दिस एंड दिस। तो ये मार्क्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर। इफ रेंडम वेरिएबल x denote the marks of a selected student given that the probability of each student to be selected is equally likely, prepare the probability distribution of the random variable x। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये देखो। इसने कहा कि भाई x आपको, x जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है, x डिनोट द मार्क्स ऑफ ए सिलेक्टेड स्टूडेंट। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो मार्क्स हैं वो ये हैं आपके पास। ये 20 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स ये दे रखे हैं, ये सारी x की वैल्यू है। अब इसमें देख लो मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आपको 14 दिख रही है, तो 14 हो गई। ठीक है, 14 हो गई यहाँ पर, और 15 है क्या यहाँ पर, 15 नहीं है, 15 नहीं है, 15 को छोड़ देंगे। 16 भी मुझे नहीं दिखाई दे रही, 16 भी नहीं दिखाई दे रही, 17 दिखाई दे रही है, 17 होगी। और उसके बाद फिर 18 है। ओह, 117 क्यों आ गया, फिर 18 है। उसके बाद फिर 18 के बाद देखो 19 है, 19 के बाद 20 इसमें नहीं है, तो 21 है। 21 के बाद 22 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 25 इसमें है, 26 इसमें है। तो 25 है, 26 है, और तो कुछ नहीं है। बस ये आपके पास इनके मार्क्स आ गए, मतलब x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब यहाँ से आपको इनके बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर x पी एक्स आ जाएगा, इधर 14
17, 18, 19, 21, 25 और 26। तो यहाँ पर x, यहाँ पर px। ठीक है, अब जो आपके पास x की वैल्यू आपने निकाली थी वो यहाँ पर पुट करो। 14, 17, 18, 19, 21, 25 एंड 26। अब आप इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। आप देखोगे कि अरे ये तो, चलो अब यहाँ पर देखो कि आपके पास 14 जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो 14 यहाँ पर देखो, एक, दो और दो 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 तीन। तो यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, यानी 3 अपॉन, कितने स्टूडेंट थे टोटल, 20, तो आ जाएगा 3/20। उसके बाद देखो अब 17, 17 कितनी बार आ रहा है। 17 यहाँ पर देखो, एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, 5 बार आ रहा है, तो 5/20। 18 कितनी बार आ रहा है, एक उधर है, दो, 2 बार आ रहा है। 19, 19 ऊपर वाली लाइन में एक है, और एक, दो, दो और एक, 3। उसके बाद फिर 19 हो गया, फिर 21, 21 यहाँ पर एक, दो, 2 बार इधर है, 3, 3 बार है। 25, एक उधर है, दो। 26, एक, और एक उधर है, दो। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बना लिया हमने, चेक कर लो कि भाई इसका टोटल 1 आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और ये 4 20। तो 20/20 यानी 1 आ रहा है। तो ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गया ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, फाइंड द मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब तीनों चीज़ आपको निकालनी है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मीन के लिए, मीन मतलब EX, इसके लिए आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 14 3 जा 42 अपॉन 20 प्लस 17 5 जा 85, 18 2 जा 36, 19 3 जा 57, 21 3 जा 63, 25 2 जा 50, 26 2 जा 52। इन सब का टोटल करो। 2 और 5 7 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, बचे 2, 2 4 6, 6 और 8 14, 3 17, 5 22 और 6 28, 5 33 और 5 38। नीचे आ जाएगा आपके पास 20। 2 से आप इसको 5 से काट लो, 4 से इसको आप डिवाइड करोगे, 19 4 जो 76 होते हैं, तो 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 19.25 आ गया इसका मीन। उसके बाद वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको EX² निकालना पड़ेगा। EX² होता है इसका स्क्वायर करके फिर इससे मल्टीप्लाई। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196, और 196 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 196 इंटू 3/20। 17 का स्क्वायर हो गया 289 इंटू 5/20। 18 का आ जाएगा 324 इंटू 2/20। 19 का 361 3/20। 21 का हो जाएगा 441 इंटू 3/20। 25 का हो जाएगा 625 इंटू 2/20। 26 का हो जाएगा 676 इंटू में 2/20। तो इन सबको पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ये वैल्यू मैं अगर डायरेक्टली यहाँ से लिख दूँ तो ये आ रहा है 7689/20। 7689/20। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करेंगे अगर हम, तो डिवाइड हम करें क्यों इसको, हमें तो इसको ऐसे कैसे रख देना है, चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप इसको 2 से डिवाइड कर लो,
नीचे यहाँ पर 20 है ना, तो आप 20 की जगह 2 से डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा 2 3 = 6, 2 8 = 16, और 2 4 = 8, 2 4 = 8, और 2 5 = 10। डेसिमल आएगा इसमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, 384.45 ये डेसिमल आएगा। अब आपके पास हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है ये बन गया आपके पास EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² तो आपके पास ये आया 384.45 माइनस 19.25 का स्क्वायर, 19.25 का स्क्वायर करना आपको, तो ये बना 384.45 माइनस 19.25 का अगर आप स्क्वायर करते हैं 19.25 तो आ रहा 370.5625, 370.5625 माइनस करोगे उसको 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 14 माइनस 6 8, यहाँ बचेगा 13 माइनस 5 8, इधर आ जाएगा 3, और 8 माइनस 7 1, बस। तो 13.8875, यानी इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 13.9। तो इस तरह से आप वेरिएंस निकाल लोगे। उसके बाद आपको निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो यानी 13.9 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए आपको जो स्क्वायर रूट होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो निकालना पड़ेगा। तो 13.9 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 = 9, ऊपर से उतारेंगे तो पेयर उतरता है तो इसलिए 90 उतरेगा सीधा, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, इसका डबल करोगे 6, ये चला जाएगा 9 पे अगर हम ले जाएं तो ज़्यादा हो जाएगा 8 8 7, तो 3.7 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो अगर तीनों चीज़ पूछेंगे तो इस तरह की आपकी कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप डेसिमल की बजाय फ्रैक्शन में छोड़ते हो आंसर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, यहाँ पर फ्रैक्शन में रखो, यहाँ भी फ्रैक्शन में रखो, यहाँ भी फ्रैक्शन में रखो, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता रहा है एग्जाम में कि ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको डायरेक्टली ना देके इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या क्या है उसके हिसाब से यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, ये हमारे पास x के लिए हो गया, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो आपके पास जो वैल्यूज आ गई, यहाँ पर हो गई x, यहाँ पर हो गया px। तो ये कह रहा है x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, बाकियों के लिए हम नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ लिखा है अदरवाइज, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है 0, तो आगे उसको आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो x की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है आपको 0.2, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 0.2। 1 की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए ये फंक्शन है k इंटू एक्स, और x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 1, तो इस 1 को आप यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, ये क्या है k इंटू में x की जगह पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा आपके पास k। ऐसे 2 के लिए भी यही फंक्शन है, तो 2 इंटू में k तो हो जाएगा 2k, और 3 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 माइनस x की जगह आ जाएगा 3 और बाहर है यहाँ पर k, तो 5 माइनस 3 मतलब 2k आ गया, तो यानी 3 के लिए आपके पास वैल्यू आ गई 2k। तो इस तरह से पहले आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उससे आपको इस टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद अब पहले क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें ये पता है कि भाई इन सब का अगर हम सम करेंगे तो ये 1 के बराबर होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इसका सम करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस की आगे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 5k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप 5k निकालते हो तो 0.2 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो 0.8 हो गया,
तो k की वैल्यू बनेगी 0.8 अपॉन में 5। इसका डेसिमल आप हटा दोगे, 2 से काट दो, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 4/25। उसके बाद अब आगे कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेज 2 आवर ऑफ द टेलीविजन ऑन ए सिलेक्टेड डे। किसी पर्टिकुलर डे पर जो पर्सन है वो 2 घंटे टीवी देखता है। तो ये आपको जो दे रखे थे ना, ये सारे नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो 2 घंटे टीवी देखता है, मतलब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 2k। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, ये हमें दे रखी है 2k। आप k की जगह वैल्यू पुट कर दो। k कितना आपके पास, 4/25, तो यह आ जाएगा 8/25। उसके बाद थर्ड पार्ट में कितना है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉच एटलीस्ट 2 आवर ऑफ द टेलीविजन ऑन ए सिलेक्टेड डे। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होगा कि कम से कम 2 घंटे तो देखेगा ही देखेगा, 2 से ज़्यादा भी देख सकता है, कम से कम 2 घंटे तो वो देखे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम आपको लिमिट दी है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 के लिए भी निकालेंगे, 3 के लिए भी निकालेंगे, 4 के लिए भी निकालते, लेकिन 4 तो वहाँ है ही नहीं। 4 घंटे से ज़्यादा वो नहीं देख रहा है, ठीक है, इतना भी एडिक्टेड नहीं है, वो 3 घंटे तक देख रहा है मैक्सिमम। बाकियों के लिए उसने लिखा है कि 0, यानी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देख रहा। तो यानी आपको x इक्वल्स टू 2 के लिए देखोगे तो कितनी है, 2k। यहाँ पर भी है 2k, तो ये बन गया आपके पास 4k। यहाँ भी k की जगह वैल्यू डाल दो, तो हो जाएगा 16/25। उसके बाद आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड तो ये हो गया, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ मतलब डी में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉच एट मोस्ट 2 आवर ऑफ द टेलीविजन ऑन ए सिलेक्टेड डे। एट मोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे देख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं देख रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे देखने का मतलब है कि आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 को लेंगे, आप x इक्वल्स टू 1 को लेंगे, और आप x इक्वल्स टू 2 को लेंगे। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पर 0 की आपके पास प्रोबेबिलिटी है, 1 की आपके पास है, 2 की आपके पास है, इनको ऐसे रख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से आप 3 को माइनस कर दो, क्योंकि इसमें से 3 तो रह गया ना, बस 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, खाली 3 रह गया। तो 3 को आप टोटल में से माइनस कर दो, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर ही आएगी, यानी 1 माइनस 2k। और 2k हमारा कितना निकला था, 8/25, यानी 1 माइनस 8/25, तो आ जाएगा 17/25। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में है, कह रहा है कि कैलकुलेट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मतलब EX निकालना है। तो EX के लिए आपको वही मल्टीप्लाई करना है। 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करोगे k हो गया, यहाँ पर 2 से इसको करोगे 4k हो जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे 6k हो गया। तो 6 + 4 10 + 1 11k हो गया। तो k की जगह वैल्यू पुट करी हमने 4/25, तो आ जाएगा 44/25। तो ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेसिमल में निकालना चाहो, मन कर रहा है आपका तो निकाल दो। उसके बाद आगे कह रहा है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस के लिए आपको पहले तो EX निकालना पड़ेगा, EX² निकालना पड़ेगा। तो EX² में देखो, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहना, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, k से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। तो 18 + 8 26 और 27, k की जगह आ गया 4/25। तो 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8 और 2 = 10। तो वेरिएंस क्या बनेगा, वेरिएंस होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² आपके पास इतना है 108/25 माइनस 44 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। वही 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1936। तो 1936/25 का हो जाएगा 625। ठीक है, यहां पर इसका एलसीएम लोगे तो 625 ही आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 8 = 200। तो 200 की 2 0 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ 0 है।
25 और 2 27 -1936। तो भाई 10 - 6 4, 9 - 3 6, 6 माइनस मतलब 16 - 9 7 अपॉन में 625। तो और तो ये मेरे ख्याल कटेगा नहीं, तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो 764 अपॉन में 625। तो 764 का स्क्वायर रूट मेरे ख्याल 28 होता है। 764 का चेक कर लेते हैं एक बार, 28 होता है कि नहीं होता। 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22, नहीं 784 होता है। ठीक है, 764 नहीं होता, 784 होता है। तो इसका मतलब कि आप इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके पेयर बना के देख लो, जो पेयर बन जाए तो पेयर आप इसको बाहर कर देना। इसके पेयर बना लेते हैं एक बार। नीचे जो 625 है उसका तो 25 बन ही जाएगा। ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। 764 का बना लेते हैं पेयर आप। तो 2 से हमने किया, फिर 2 से किया, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √191। मेरे ख्याल 191 के पेयर और बनेंगे नहीं कुछ। ठीक है, और नहीं बनेंगे। तो ये आ जाएगा 2√191 अपॉन में 25। आप डेसिमल में जा रहे हो तो डेसिमल में भी आप निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं बर्नौलीज ट्रायल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या डिफरेंट है और इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको किस तरीके से करने हैं। देखिए, कहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको परफॉर्म करने हैं, तो उस ट्रायल को हम बर्नौलीज ट्रायल बोलते हैं अगर कुछ कंडीशंस हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हों। पहली कंडीशन क्या है, कह रहा है कि n जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब काउंटेबल होना चाहिए, एंड इज डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन। एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट करते हो तो उससे पहले डिफाइन होना चाहिए, यानी कि बाद में आप डिफाइन करो। दूसरी चीज, ईच ट्रायल हैज द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। जब भी जो भी आप ट्रायल करोगे उसके सिर्फ 2 ही आउटकम आएंगे, एक सक्सेस और एक फेलियर। जैसे हमने पीछे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करा कि हमने एक आउटकम, जैसे कि डाइस को हमने थ्रो किया तो उसमें 6 आउटकम आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो उसमें 6 आउटकम हुए। उसको अगर हम ऐसे कर देते कि भाई या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, तो फिर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता, बर्नौली ट्रायल बन जाता। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अभी एक से ज़्यादा और 2 से ज़्यादा ट्रायल है, तो इसलिए उसको हम बाइनोमियल नहीं बोलेंगे। बाइनोमियल के अंदर 2 ही ट्रायल होनी चाहिए, एक सक्सेस और एक फेलियर। द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल अदर ट्रायल। यानी जितने भी यहाँ पर ट्रायल्स होंगे सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सब अपने आप में स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता भाई तेरे यहाँ पर ऐसा हुआ तो मेरे यहाँ पर उसकी वजह से ऐसा हुआ। सबका अपने अपनी अलग प्रोबेबिलिटी है, तो सब यहाँ पर आपस में इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो ये दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम सी है कि जो पी है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। अगर आप एक बार ट्रायल कर रहे हो और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो अगली बार भी 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। अगर आप कोई बॉल निकाल रहे हो, बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 होगी, तो अगली बार भी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केसेस को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, या उसको बर्नौलीज ट्रायल बोलते हैं। इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है इसको हम P से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q से डिनोट करेंगे, और इन दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर होगा। अब अगर क्वेश्चन में कहता है कि भाई आप इस एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको x की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है सबकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने पीछे केस में किया। ठीक है, लेकिन अगर ये कहता है कि आप इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। P यहाँ पर Q पहले लिखते हैं, Q प्लस में P रेज टू पावर n, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे उसको लिख सकते हो, आपको हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर B लिखा होता है आगे, फिर NP, पहले हमेशा n होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। अब प्रोबेबिलिटी आपको इसमें निकालनी कैसे है, तो उसके लिए फार्मूला रहता है हमारे पास ये Px = R
एन सी आर पी रेस टू पावर आर और क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पर आप जो भी आप जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आर की वैल्यू आप वहाँ पर पुट करोगे और उसके हिसाब से ही प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके अंदर भी आपसे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल फार्मूला रहता है एन इंटू में पी, और वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला रहेगा एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो वो हमेशा जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप जब भी निकालोगे वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही करना है आपको। ठीक है, तो ये सारा कुछ फार्मूला और बेसिक कंसेप्ट है इसका। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर कहता है कि जैसे फेयर कॉइन इज टॉस 9 टाइम्स, एक कॉइन को आपने 9 टाइम्स टॉस किया, तो 9 टाइम्स टॉस किया तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 9 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 टेल। ठीक है, यहाँ पर ये टेल के हिसाब से पूछ रहा है आपसे, तो टेल यहाँ पर सक्सेस है। ठीक है, हेयर टेल इज ए सक्सेस, हेयर गेटिंग ए टेल इज सक्सेस। अब जब कॉइन को आप टॉस करते हो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और जो क्यू है ये भी 1/2 होगा क्योंकि इन दोनों का टोटल 1 होता है। तो अगर आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी है तो 1 में से इसको माइनस करके आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पी आ गया, क्यू आ गया, एन आ गया। अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कहता है कि एग्जैक्टली 5 टेल्स, तो एग्जैक्टली 5 टेल्स का मतलब है ये आपसे पूछ रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 5। अब यहां पर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाओगे। फार्मूले में क्या था, एन सी आर, 9 ट्रायल्स हैं उसमें से आपको 5 टेल चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है, इसकी पावर आर होती है और क्यू की वैल्यू 9 - 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, 9C5 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6, ठीक है, इंटू 5। या आप चलो ऐसे ही कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये मैंने डायरेक्ट तरीका लगाया, मैंने प्रॉपर फार्मूला नहीं लगाया। ठीक है, 1/2 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 1/2 की पावर 4 है, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1/2 की पावर आ जाएगा 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 8 7 6 5, नीचे 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1, ये आएगा आपके पास 2 की पावर 9 होता है 5 1 2। यहाँ से देखो जो कैंसिल हो जाए, 3 2 6, 4 2 8, और 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 256, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 9 7 63, 63 अपॉन में 256। उसके बाद कहता है कि सेकंड में कहता है एटलीस्ट 5 टेल। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कि कम से कम 5 टेल होने चाहिए, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी 5 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे भाई, p x इक्वल्स टू 5 6 7 8 9, 9 से ज़्यादा आप जा नहीं सकते, तो आपको इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेम तरीका रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 9C5, P5 की वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है, खैर इसी को आप लिख सकते हो। चलो अब यहाँ पर देखो, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे ना, तो इसके अंदर क्योंकि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा एक जैसी रहेगी, अगर जब तक फेयर कॉइन है। अगर कॉइन कुछ और होता है तो जिसमें कहता है कि भाई बायस्ड कॉइन है, तो उसमें आपको हेड और टेल के बारे में अलग अलग वो बताएगा, तो उस बात की वो केस अलग है। इस केस के अंदर जहाँ पर फेयर कॉइन है तो 1/2 की पावर आपके पास 9 ही आनी है, हर बार 9 ही आनी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूँ अगर 1/2 की पावर 9, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 9C6, 1/2 की पावर यहाँ भी 9 आनी है, 9C7, तो 1/2 की पावर 9, 9C8, 1/2 की पावर 9, और 9C9, 1/2 की पावर 9। तो ये अब देखो इसमें से 1/2 की पावर 9 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 9C5। अब 9C5 मतलब ये वाला पोर्शन खाली, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये तो 1/2 की पावर 9 तो कॉमन आ गया है।
खाली ये वाला जो पोर्शन होगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 126/126 बनेगा बस खाली। ठीक है, ये तो हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर हमने 2 से एक बार काटा हुआ था ना, तो इस 2 से मैं नहीं काट रहा हूँ। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास ये वाला हिस्सा तो बाहर आ गया हमारा। ये वाला बनेगा आपके पास 216 प्लस 9C6। अब 9C6 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसका शॉर्टकट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 9C6 को हम ऐसे लिख लेंगे 987 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब आपने अगर वीडियोस मेरे रेगुलर देखे होंगे तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं देखे होंगे वो कमेंट करके पूछेगा तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो 9C6 है, तो 9 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये शॉर्टकट होता है। तो इसमें आपको 3 ही नंबर लिख लें, जितना डिफरेंस है उतने नंबर लिख लिए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि यहाँ पर 6 है ना, तो मैं इसको 6 नंबर लिखता, 9 8 7 6 5 4, तो वो लंबा पड़ता। फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पर आप दो तरीके से काम कर सकते हो कि या तो आप इन दोनों का डिफरेंस लिखो या फिर जो नंबर नीचे है उतने नंबर लिखो। तो मैंने इनका डिफरेंस ले लिया, 9C6 का डिफरेंस आया 3, तो ऊपर मैंने 3 बार नंबर लिखे 9 8 7 और नीचे 3 फैक्टोरियल से ही डिवाइड कर दिया। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2। 3 से ये मैंने काट दिया, 2 से ये मैंने काट दिया, तो 4 3 12 7 84, यानी ये आ जाएगा 84 प्लस 9C7 को सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर 9 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो लिखेंगे 9 और 8, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 से इसको कैंसिल करा तो ये आ जाएगा 36। 9C8 9 आएगा और 9C9 1 आएगा। इन सबको ऐड करो, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 10 26, बचे 2, 2 2 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, बचा 1, 1 और 1 2, तो ये बन गया 256 अपॉन में 512, तो ये बन जाएगा 1/2। उसके बाद फिर आगे कहता है कि एटमोस्ट 5 टेल। तो एटमोस्ट 5 का मतलब क्या हो गया आपके पास कि x की जो वैल्यू है वो 5 से कम होगी या 5 तक होगी, 5 से कम होगी या 5 तक होगी। तो इसमें आप 0 से लेकर 5 तक लिखेंगे। तो x की वैल्यू 0 0 1 2 3 4 5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 में से आप 6 को 7 को 8 को और 9 को, इनको आप माइनस कर दो। ठीक है, अब मैंने ये क्यों चूज करा, वैसे भी निकाल सकते थे आप 0 1 2 3 4 5 करके भी निकाल सकते थे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी वैल्यू तो हमने निकाल ही रखी है ना, इनकी वैल्यू तो निकाल ही रखी है, सीधा उठा के वहाँ पुटी तो करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, अब इनकी जो वैल्यू है देखो, इसमें फिर वो 1/2 की पावर 9 तो कॉमन निकलेगा ही, और अंदर ये वाले बचेंगे बस आपके पास, 6 का ये है, 7 का ये, 8 का ये, 9 का ये। तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 10, 10 और 10 20, बचे आपके पास 2, 8 और 2 10, 10 और 3 13, और नीचे है 512। अब 512 माइनस 130 करेंगे तो 2, 11 माइनस 3 8, 4 माइनस 1 3, ये आ गया आपके पास। इसको जितना काट सकते हो उतना काट दो, 2 से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 256, तो ये इसका आंसर आएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कहता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्पेक्शन फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 बास्केट्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 2 बास्केट इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ये विद रिप्लेसमेंट आ रहा है। अगर आपको ध्यान हो, इसी वीडियो के अंदर हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था जिसके अंदर आपको यहाँ पर सेम क्वेश्चन था, 20 बास्केट थी, 6 डिफेक्टिव बास्केट थी, 2 बास्केट आपको निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर था विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट हमने उस तरीके से किया था, विद रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके से करना है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रिपेयर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसका सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। यानी आपको x की जो रैंडम वेरिएबल है x की वैल्यू निकालकर वो सारी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। उसके लिए आपके पास p होना चाहिए, q होना चाहिए और n होना चाहिए। n आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसने कि 2 बास्केट आप निकाल रहे हो, तो n की वैल्यू 2 है। n को 20 मत कर देना कि 20 बास्केट है, जितनी आप निकाल रहे हो उसमें से बास्केट वो n होगा। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है क्योंकि 2 बास्केट आप निकाल रहे हो। p यहाँ पर क्या है, तो उसके लिए देखो कि सक्सेस यहाँ पर क्या लेनी है आपको। Here success is defined for defective baskets.
जो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो डिफेक्टिव बास्केट्स के लिए बनाना है। तो डिफेक्टिव बास्केट आपके पास कितनी है, 6 डिफेक्टिव है, तो P की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6/20 यानी 3/10, और इसी की हेल्प से आप Q निकाल सकते हो 1 - 3/10 यानी आ जाएगी 7/10। P आ गया, Q आ गया, N आपके पास है ही, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया Q प्लस में P, Q प्लस में P रेस टू पावर N यानी 7/10 प्लस 3/10 रेस टू पावर 2। इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, सॉल्व करके तो ये 1 ही आएगा क्योंकि P प्लस Q हमेशा 1 होता है। ठीक है, बस आपने ऐसे ही छोड़ देना है इसको। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि EX निकालना है, EX मतलब मीन निकालना है, तो इसका फार्मूला था N इंटू में P, N आपके पास है 2, P है आपके पास 3/10, तो हो जाएगा 6/10 यानी 0.6। और वेरिएंस निकालने को बोल रहा है, तो वेरिएंस के लिए NPQ, तो 2 इंटू 3/10 इंटू 7/10, तो 7 3 जा 21, 2 जा 42/100, तो यह आ जाएगा 0.42। ये बनेगा इसका वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट ए शूटिंग टारगेट इज 2/3। रोहित एक टारगेट को शूट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। While preparing for an international shooting competition, Rohit aims to achieve the probability of hitting the target at least once to be 0.99। ये कह रहा है कि रोहित का टारगेट ये है कि कम से कम एक बार वो हिट जरूर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.99 तो हो, मतलब यहां तक वो पहुंचना चाह रहा है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस दैट मस्ट ही शूट टू अटेन दिस प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोबेबिलिटी को अटेन करने के लिए आपको कितनी बार शूट करना चाहिए, तो यहां पर आपको N फाइंड करना है, और शूटिंग द टारगेट, तो ये आपके पास बन गया P। तो शूट नहीं करता टारगेट को, तो वो बनेगा आपका Q यानी 1 - 2/3, 1/3। N यहां पर आपको फाइंड करना है। अब ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है कम से कम एक हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ये कितनी चाहिए उसे, 0.99। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.99 कब हो सकती है, यानी ये उस टारगेट को रीच करे कम से कम, तो ये इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो 0.99 को रीच करे या उससे ज़्यादा बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ही तो हो रहा है, कम नहीं होना चाहिए। तो अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह अब क्योंकि N हमें पता नहीं है, अगर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कह रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं भाई कितना हो। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम इसको कैलकुलेट दूसरे तरीके से करेंगे कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं आई 0, उसको माइनस कर देते हैं कि वो टारगेट को हिट ही नहीं कर पा रहा। तो 1 में से टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देते हैं, और ये बन गया आपके पास 99/100। इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, इधर आपके पास ये रह गया, तो 99/100 - 1, यहाँ फार्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा NC0। P हमारे पास क्या है 2/3, इसकी पावर 0, और Q आपके पास है 1/3, इसकी पावर आ गई N, यह आ जाएगा -1/100। माइनस माइनस दोनों तरफ से हटाते हैं, जब इनइक्वलिटी होती है तो उसको हटाने के लिए आपको इनका साइन चेंज कर देना है। तो ये देखो NC0, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, खाली ये बचेगा आपके पास, और इसका साइन मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल अगर आप करोगे, रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, जो हमने पहले रखा था वही साइन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 की पावर ऐसी कुछ सोचनी है, 3 की पावर ऐसी कुछ सोचनी है, कैलकुलेट करनी है कि उसकी वैल्यू 100 से बड़ी आ जाए। तो 3 की पावर अगर मैं 4 तक जाता हूँ तो 81 ही बनता है, 3 × 3 × 3 × 3। लेकिन अगर मैं एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाता है 243, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब n जो है, n इज एटलीस्ट 5 आ गया,
कि आपको कम से कम 5 बार हिट करना पड़ेगा, तब जाके आप इस टारगेट तक पहुंच पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सोनल एंड अनन्या आर प्लेइंग ए गेम बाय थ्रोइंग ए डाई ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए नंबर 1 एंड विंस द गेम। सोनल और अनन्या दो सहेली हैं, टाइम पास करना है। टाइम पास करने के उन्होंने सोचा कि चलो कुछ गेम खेला जाए, ठीक है, मोबाइल गेम नहीं, वैसे कुछ गेम खेला जाए। उन्होंने डाइस लिया और कह रहा कि भाई डाइस को हम थ्रो करते हैं बारी बारी से, तो जिसका 1 पहले आ गया वो गेम जीत जाएगा। अब हमें ये बताना है कि फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, उनके दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है इफ सोनल स्टार्ट फर्स्ट। लेकिन जो पहली टर्न है वो सोनल की है। अब सोनल की टर्न पहली है तो उसका मतलब उसके बाद जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अब क्या चांसेस हैं, कैसे निकालेंगे हम इसको? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो चांसेस जीतने के हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम डिनोट कर लेते हैं पी से, ठीक है। पी का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि जिसके पास 1 आएगा वही तो गेम जीतेगा। तो P की जो वैल्यू है ये आएगी आपके पास 1/6। तो Q की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 5/6, यानी 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद यहां पर अब आपको क्या करना है, इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर पहले सोनल स्टार्ट करती है तो हम पहले सोनल के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनल विंस। अब सोनल की बारी पहले है। अब सोनल की किस्मत बड़ी तेज, सोनल ने जैसे ही पहली बार डाइस को थ्रो किया उसका 1 आ गया, गेम खत्म, अनन्या देखती रहेगी, ठीक है। तो सोनल के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, सोनल जीत गई, गेम खत्म। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सोनल के पास पहली बार में 1 ना आए, तो मतलब 1 नहीं आएगा तो कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गई। तो यानी ये तो एक कंडीशन हो गई कि भाई सोनल जीत गई, काम खत्म। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सोनल ने पहली बार टर्न करी अपनी और उसकी प्रोबेबिलिटी आई 5/6, मतलब सोनल गेम नहीं जीती। फिर अगली बार टर्न आएगी किसकी? अनन्या की। तो अनन्या अपना ट्राई करेगी, लेकिन हमें तो यहाँ सोनल को जिताना है ना, हमें अनन्या को यहाँ जिताना ही नहीं है। तो अनन्या हारेगी, मतलब अनन्या हारेगी, मैच फिक्सिंग कर दी हमने यहाँ पर। तो अनन्या की हारने की प्रोबेबिलिटी भी 5/6 ही रहेगी, क्योंकि हारने की दोनों की सेम ही रहेगी, जीतने की भी दोनों की सेम रहेगी। तो अब फिर दोबारा से सोनल की बारी आ गई। अब सोनल दूसरी वाली टर्न में जीत गई, अपनी दूसरी टर्न में जीत गई। यानी यहां पर सोनल पहली बार में जीत गई थी, यहां पर सोनल दूसरी बार में जीत गई। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि दूसरी बार में वो जीते, हो सकता है कि सोनल को 3 बार चलना पड़े। तो 3 बार चलने के लिए क्या करेंगे? पहले सोनल हारी, फिर अनन्या हारी, फिर सोनल हारी, फिर अनन्या हारी। अनन्या को तो हमें हराना ही है, ठीक है, फिर सोनल जीती। ऐसे हो सकता है। अब आप कहोगे जरूरी थोड़ा ना कि 3 बार में जीत जाए, हो सकता है कि वो अगली बार में जीते, हो सकता है उससे अगली बार में जीते, हो सकता है उससे अगली बार में जीते, हो सकता है कि 15-20 साल नहीं, 15-20 बारी में वो जीते कम से कम। तो इतना सारा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इतना सारा हम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर अभी डॉट 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 छोड़ देते हैं, मतलब आगे ये चल रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह का ये सीक्वेंस बन रहा है। 1/6 आप कॉमन निकाल दो, यहाँ से बचा 1, यहाँ से आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर, यहाँ से देखो 5/6 की पावर 4। तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब ये आपके पास अगर आपको ध्यान हो जीपी, तो ये जीपी बन रही है और इनफिनिट जीपी बन रही है। इनफिनिट जीपी का जो फार्मूला था, इनफिनिट जीपी का फार्मूला होता है a/1 - r। तो यहां पर आपके पास ये तो 1/6 है ही, a की जो वैल्यू आपके पास वो 1 है, और 1 - r, r कैसे निकालते थे हम? इसको इससे डिवाइड करते थे। तो ये 25/36 आएगा, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहना है। तो ये 25/36, इसका एलसीएम लेते हैं तो 36 एलसीएम आएगा। यहाँ पर 36 - 25, इससे इसको कैंसिल करो, ये 6 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 11। तो सोनल के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनन्या विंस। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो तो 1 होती है, तो 1 में से सोनल के जीतने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, सोनल ने जीतेगी तो अनन्या जीतेगी, तो यानी 5/11। तो ये दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट में कहता है कि डाइस थ्रोन अगेन एंड अगेन
until 3 5 are obtained. एक डाई को आपको जब तक फेंकना है जब तक आपके पास 5 ना आ जाए. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 5 इन द 7th थ्रो ऑफ द डाई. जो तीसरा 5 है, थर्ड 5 है, वो आपको 7th थ्रो में मिलेगा. यानी जब आपने 7वीं बार थ्रो किया था तब आपके पास तीसरा वाला 5 आया. इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने पहली बार थ्रो किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार किया, छठी बार किया, सातवीं बार किया, तो आपके पास सातवीं बार में तीसरा 5 आ रहा है, थर्ड 5. तो इसका एक मतलब ये हुआ ना कि जब आपने ये 6 बार थ्रो किया तो इनमें आपके पास 2 बार 5 आ गए, 2 5 आ गए. जब पहले आपने 6 बार थ्रो किया था तो आपके पास 2 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, तभी तो हम तीसरा 5 ला सकते हैं 7वें थ्रो में. तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 5s इन 6th थ्रो. अब हमने 6 बार थ्रो किया है और हमें 2 बार 5 चाहिए. अब 5 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 5 के आने की प्रोबेबिलिटी तो ये रहेगी, ना आने की ये हो जाएगी. तो यहां पर फार्मूला लगाएंगे NCR वाला. तो P की वैल्यू आपके पास 1/6 है, इसकी पावर 2. Q की वैल्यू ये आ गई, इसकी पावर 6 - 2 यानी 4. अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 6 2 आ गया आपके पास 15 और 1/6 यानी 1/36. यह आ जाएगा आपके पास 625 अपॉन 6 की पावर 4 यानी 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 और 3 9 और 6 और 2 12. ठीक है, ये आ गया आपके पास. उसके बाद अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी और निकाल लेनी है. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं थोड़ा सा. 3 से इसको हम काट देते हैं और तो ये कटेगा नहीं. नीचे आ जाएगा 12 6 72 बचे 7, 108 और 7 115, 24 और 11 35, 3 12 और 3 15. ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6th थ्रो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 5 इन 6th थ्रो. अब हम इसका और निकालते हैं. तो ये क्या आ गया आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड 5 इन 7th थ्रो. अब इस थ्रो का जो नंबर है वो है तो 7th, लेकिन थ्रो तो ये एक ही बार है. पहले 6 का तो हमने अलग निकाल दिया. तो अब हम एक बार और थ्रो कर रहे हैं, उसमें हमें 5 मिल रहा है. तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बन गई? 5 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6. तो अब इसको और इसको दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड 5 3 5 इन 7th थ्रो, थर्ड 5 इन 7th थ्रो. तो ये आपके पास आ गया 3125 अपॉन 15552 इंटू में 1/6. तो ये कटेगा तो है नहीं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 31, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 और 3 9. तो 93312 ये आपका आंसर बना. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहां पर यूज करना है? कहता है इफ n इज अ लार्ज while the probability p of occurrence of event close to 0 the event is called a rare event. यानी जहां पर n काफी बड़ा हो और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो, जिसको हम बोलेंगे रेयर इवेंट. ठीक है, बहुत कम होने के चांसेस हैं. तो सम एग्जांपल ऑफ सच सिचुएशन इन डेली लाइफ आर ट्रैफिक प्रॉब्लम with the repeated occurrence of events such as accidents whose probability is very small.
अगर हम ट्रैफिक में देखेंगे तो इतनी सारी गाड़ियां रोड पर होती हैं एक दिन के अंदर, और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम गाड़ियों के कंपैरिजन में देखें तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। तो यानी ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन इन इंडस्ट्रीज, टाइपोग्राफिकल एरर इन बुक, जैसे बुक आपके पास है, हमारा भी अभी जो क्वेश्चन बैंक आया है उसके अंदर भी अब कुछ छोटी मोटी एरर अभी रह गई है, तो बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो उसको हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है। तो अब उसके अंदर आप देखोगे तो इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में आप नंबर ऑफ एरर देखोगे तो वो बहुत कम है। तो टाइपोग्राफिकल एरर मतलब ये सारे जो केसेस है ये क्या हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस हैं। आप ये कह सकते हो कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी लार्ज। आइडियली अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो n की वैल्यू जो होती है इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, यानी n कम से कम 50 होना चाहिए, तो आप वहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हो। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इसलिए हम इसकी लिमिटिंग फॉर्म भी बोलते हैं, यानी जो क्वेश्चन हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं वही क्वेश्चन आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हो, लेकिन n उसका ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर पाओ। तो अब यहां पर जो फार्मूला रहेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ये फार्मूला रहेगा इसमें पी आर इक्वल्स टू लेमडा रेज टू पावर आर ई रेज टू पावर माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ये ई रेज टू पावर माइनस लेमडा की जो वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी, तो आपको वही वैल्यू यूज़ करनी है। लेमडा की वैल्यू जो मीन होता है उसी को हम लेमडा बोलते हैं, और जो वेरियंस होता है वो भी यहाँ पर लेमडा के ही बराबर रहता है, ठीक है। वेरिएंस भी यहाँ पर लेमडा के ही बराबर रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये तो आपको बस स्क्वायर रूट ऑफ हमेशा वेरिएंस ही रखना है। तो यहाँ पर बस एक खास बात ये है कि जो मीन और वेरिएंस है ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं, ये अलग अलग नहीं होंगे। लेमडा आप निकालोगे कैसे? लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए आपको n को p से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितने आपके पास टोटल नंबर होंगे उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी, उसका मीन आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे लेमडा। अब यहाँ पर एक फार्मूला और हमें दे रखा है रिकरेंस फार्मूला। रिकरेंस फार्मूला के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप फार्मूला एक बार समझ लो। ये होता है पी आर प्लस वन इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में आर प्लस वन इंटू में पी आर। तो आर की वैल्यू अगर आपके पास जीरो होगी, या आप उसने आर की वैल्यू जीरो के लिए आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी, फिर आपको 1 2 3 4 5 इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो उसको इस फार्मूला से निकालना है। अगर ये बोलता है कि यूजिंग रिकरेंस फार्मूला, ये फार्मूला आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में, इसलिए इसको याद जरूर रखो, क्वेश्चन इसके आने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम इसके करते हैं, तो कहता है कि ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बाइसिकल राइडर दैट यूज ए पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक। ही रिकॉर्ड दैट एन एवरेज ऑफ, एवरेज आपको क्या दी है 3.2, तो ये आपको डायरेक्टली इसने एवरेज दे दी, मतलब ये आपको इसने लेमडा की वैल्यू दे दी 3.2 बाइसिकल राइडर यूज द साइकिल ट्रैक एवरी आवर, यानी हर एक घंटे के हिसाब से ये इसकी एवरेज है। तो फॉर 1 आवर, तो 1 आवर के हिसाब से जो लैम्डा है वो आपका 3.2 है। अब कह रहा है कि गिवन दैट द नंबर ऑफ बाइसिकल दैट यूज द साइकिल ट्रैक फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और लेस बाइसिकल राइडर विल यूज द साइकिल ट्रैक विद इन एन आवर, यानी उस एक घंटे के अंदर 2 या उससे कम बाइसिकल राइडर आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो 2 या उससे कम का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसमें 0 भी हो सकता है, मतलब कोई भी राइडर ना आए, एक राइडर भी हो सकता है और 2 राइडर भी हो सकते हैं। तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फार्मूला हम लगाएंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, e की पावर, फार्मूला क्या रहता है e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर लगाओगे, लेमडा आपके पास है 3.2, फिर यहाँ पर लेमडा की पावर r की वैल्यू यहाँ पर है 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 3.2 और 3.2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 3.2, 3.2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 3.2 सभी में आ रहा है, तो उसको तो आप कॉमन निकाल दो, बचा क्या अंदर, इसकी पावर 0 है, यहाँ 0 फैक्टोरियल है तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, यहाँ से ये 3.2 आएगा, इधर 3.2 का स्क्वायर है, नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये ऐसे हो गया 3.2 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 2, इससे हो जाएगा कैंसिल 1.6।
तो e की पावर -3.2 की जो वैल्यू आपको दे रखी है 0.041 इंटू, अंदर क्या आएगा आपके पास, देखो ये 1 है, ये 3.2, ये 4.2, तो यही हो गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 3 = 51, 5.12। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2, 3, 5 और 4 9, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना तो आपके पास ये आ रहा है लगभग 0.381। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, राउंड ऑफ करके हमारे पास वो वैल्यू आ रही है 0.041 इंटू 9.32, तो 0.38212, तो 382 ही आप लो इसको यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है कि 3 और मोर बाइसिकल राइडर, और टाइम वही है विद इन एन आवर, यानी उसी 1 घंटे के अंदर 3 या उससे ज़्यादा बाइसिकल राइडर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आप, इसके अंदर आ गया P, 3 या उससे ज़्यादा मतलब x > 3। अब 3 या उससे ज़्यादा कितने, यहाँ तो ये पता नहीं ना कि कितने बाइसिकल राइडर आएंगे, तो 3, 4, 5, 6, 7 पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से जो टर्म रह गई उनको माइनस कर देंगे। कौन कौन सी रहेगी, 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी। अब इसकी जो वैल्यू है ये तो आपने निकाल ही लिया अभी, तो दोबारा निकालने की जरूरत थोड़ा ना है। इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास 0.382, इसको आप यहां पर पुट कर दो, तो माइनस करोगे तो 10 - 2 8, 9 - 8, 9 - 3, तो 0.618 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि आल्सो राइट द मीन एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। मीन अगर आप निकालोगे तो मीन तो आपने निकाल ही रखा है, लेमडा ये उसने दे ही रखा है, तो ये मीन हो गया आपके पास, और जो वेरिएंस है ये भी लैम्डा ही होता है, तो ये भी आपको 3.2 दिया हुआ है, तो दोनों ही आपके पास 3.2 आ जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर कहता है कि पर्टिकुलर रिवर नियर ए स्मॉल टाउन फ्लड्स एंड ओवरफ्लो ट्वाइस इन एवरी 10 आवर्स एंड 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज। ये कह रहा है कि हर 10 साल में 2 बार जो है वो यहाँ पर बाढ़ आती है, ओवरफ्लो हो जाता है रिवर का। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 10 साल में 2 बार, ये तो ये एवरेज हो रही है, तो लैम्डा क्या आ रहा है यहाँ पर 10 साल में 2 बार यानी 0.2, ये एवरेज आ गई। अब कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज द मीन एक्सपेक्टेशन, तो मीन तो आपका यही आ गया लैम्डा। आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस ओवरफ्लो फ्लड इन ए 10 ईयर इंटरवल, तो उस 10 ईयर के इंटरवल में 10 या उससे कम और 3 या उससे कम ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 उससे कम का मतलब हो गया x < 3। तो आपको P0 फाइंड करना है, इसमें P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है और P3 फाइंड करना है। e की पावर माइनस लैम्डा आपको पता ही है वो आएगा ही आएगा, यहाँ पर लैम्डा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर r की पावर, r की वैल्यू 1 है, यहाँ पर r की वैल्यू 2 है और यहाँ पर r की वैल्यू 3 है। तो e की पावर -2 कॉमन निकालो सभी में से, यहाँ पर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 4/2 2 आ जाएगा, इधर आएगा 8/6, तो 8/6 का मतलब हो गया 4/3, ये बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, e की पावर -2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है 0.14, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4 + 1 5, 5 × 3 = 15, 15 + 4 19/3, 1976 बचे 7, 1907 26, तो 2.66 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया आपके पास, इसको 3 8 जा 24, फिर 3 8 जा 24, ठीक है 3 8 24, 2 बचेंगे, फिर 3 8 24, तो 0.88
फिर 3 6 18, तो 0.886 ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इफ अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड एज 30 पर आवर ऑन ए गिवन डे। जो अराइवल रेट है वो कह रहा है कि एक दिन के अंदर 30 पैसेंजर पर आवर आते हैं, तो ये जो लैम्डा आपके पास ये पर आवर के हिसाब से है। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ एन आवर। तो यानी आपको फर्स्ट पार्ट जब आप निकालोगे तो इसमें जो लैम्डा आपके पास है वो हो गया 30 पर आवर के हिसाब से, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 30। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको पहले 10 मिनट के अंदर एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है। एक्सपेक्टेड मतलब नंबर मतलब लैम्डा आपको निकालना है पहले 10 मिनट का। ये जो लैम्डा आपके पास 30 था ये किसके लिए था? फॉर एन आवर, फॉर पर आवर। यानी इसका मतलब हुआ कि एक घंटे के अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर है 30, तो इन 1 आवर नंबर ऑफ पैसेंजर ये है 30। अब अगर 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट, तो अगर मैं 1 मिनट के लिए निकालूं तो नंबर ऑफ पैसेंजर आ जाएंगे 30/60 यानी 1/2। अब मेरे को चाहिए 10 मिनट के लिए फॉर 10 मिनट्स, तो नंबर ऑफ पैसेंजर कितना आएगा? 1/2 इंटू में 10 यानी 5। तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू 5 हो जाएगी किसके लिए? 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होना था उसके हिसाब से लैम्डा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट। यहाँ पर पहले 10 मिनट के हिसाब से आपको बताना है कि अगर 4 पैसेंजर आते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यानी जब दूसरा वाला आप केस करोगे तो इसमें लैम्डा आपके पास बन जाएगा 4 और 5 फर्स्ट 10 मिनट। ठीक है, फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। अब आपको बताना है यहाँ पर जो पैसेंजर है 4 पैसेंजर के आने की प्रोबेबिलिटी, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो e की पावर -5 की वैल्यू है 0.0067, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625 और नीचे 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1। तो इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इन सबको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 0.174। उसके बाद जो सेकंड सी पार्ट है उसमें कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर यानी 4 या उससे कम। तो 4 या उससे कम का मतलब हो गया कि आपको x की वैल्यू 0 1 से लेकर 4 तक आपको निकालनी है, 4 या उससे कम। अब इन सभी के अंदर e की पावर -5 तो आएगा ही आएगा, तो उसको मैं कॉमन निकाल देता हूं। अंदर आपके पास बचेगा 5 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, फिर 5 की पावर 1 1 फैक्टोरियल, 5 की पावर 2 2 फैक्टोरियल, 5 की पावर 3 3 फैक्टोरियल, 5 की पावर 4 4 फैक्टोरियल। तो e की पावर -5 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 0.0067 0067। अंदर यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 1 + 5 + 25/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 125/6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 625/24। अब ये सारी जो वैल्यू कैलकुलेट आप करोगे तो ये वैल्यू बन रही है 0.438। इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ भाई, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद फिर लास्ट जो पार्ट है इसका उसमें कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल इन एन आवर। एक घंटे के अंदर 10 या उससे ज़्यादा अराइवल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, गिवन दैट देयर आर 8 अराइवल इन द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ दैट आवर। लेकिन जो पहले 10 मिनट है उसके अंदर 8 गेस्ट आ चुके हैं। ठीक है, मैंने एक पार्टी रखी है, मुझे उम्मीद है कि भाई मेरी पार्टी के अंदर कम से कम 10 गेस्ट तो आ जाएंगे, एक घंटे के अंदर अंदर 10 गेस्ट आ जाएंगे। अब उन 10 की जो मुझे उम्मीद थी उसमें से 8 गेस्ट तो पहले 10 मिनट में ही आ गए। तो अब मैं क्या सोचूंगा कि अगले जो 50 मिनट हैं उसमें कम से कम 2 गेस्ट तो और आ जाएंगे, क्योंकि टोटल मुझे एक्सपेक्टेशन थी 10 की।
10 में से 8 आ चुके हैं। अब मुझे अगले 50 मिनट में 2 गेस्ट के आने की उम्मीद है। तो जो लैम्डा हम निकालेंगे वो अगले 50 मिनट के लिए चाहिए अब आपको। तो लैम्डा अगले 50 मिनट के लिए कितना होगा? 1 मिनट के लिए लैम्डा था 1/2, तो 50 मिनट के लिए हो जाएगा 25। 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा कितना आ गया? 1/2 इंटू में 50 यानी 25 फॉर 50 मिनट्स। और इसमें मुझे कितने गेस्ट के आने की उम्मीद है? कि कम से कम 2 गेस्ट और आएंगे। कि 10 और मोर की थी, 8 आ चुके हैं, तो 2 और मोर के मुझे उम्मीद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 को तो हम ग्रेटर देन तो हम पता लगा नहीं सकते कि 2, 3, 4, 5, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 में से P0 और P1 को माइनस कर देंगे। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा है आपके पास 25 इंटू में 25 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -25 और 25 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। इसमें से e की पावर -25 अब कॉमन निकाल देना। यहां पर बचेगा आपके पास 1, यहां बचेगा 25 यानी आ जाएगा 26। अब e की पावर -25 की अगर आपको वैल्यू दे रखी हो तो पुट कर देना, नहीं तो अपने आंसर को आप ऐसे ही छोड़ देना। आ जाएगा 1 - 26 e की पावर -25। ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक इसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक बेल शेप कर्व होता है, इस तरह का एक कर्व होता है बेल शेप, ठीक है। और ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। ये इसकी सेंटर लाइन है, ये जितना इधर है उतना ये इधर होता है, ठीक है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट ए वर्टिकल लाइन थ्रू द मीन। ये लाइन आपकी मीन की है। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन, मीडियन और मोड, इस पॉइंट पर मीन, मीडियन और मोड ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? अब ये नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन ना आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, इसके क्वेश्चन हमें इसके करने नहीं है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, तो ये आता है 1 में स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e रेज टू पावर -1/2 x माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। और x की वैल्यू इसमें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के बीच में लाई करती है। अब इसी फंक्शन को जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है x, ठीक है, लेकिन जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम x को z में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, x को z में कन्वर्ट करने के लिए या z को x में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x यहाँ पर डाटा पॉइंट है, मतलब रैंडम वेरिएबल है, म्यू यहाँ पर मीन हो गया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इनकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये जो x है ये z में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारा नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है ये बन जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में आ जाएगा फार्मूला 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e रेज टू पावर, इसकी जगह, इस पूरे की जगह पर हम पुट कर देंगे z, तो आ जाएगा z/2 का और z का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वहाँ पर म्यू 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होता है, तब हम इस फंक्शन को बोल देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पर जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं, इसके हिसाब से आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। अब यहाँ पर अगर ये कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है z लेस देन z, ये वाला जो z है ये आपको यहाँ पर मैं इसको k से डिनोट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेस देन k, तो इसको हम डिनोट करेंगे f ऑफ k से। तो ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी। जब भी ये लेस की बात करेगा तो जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है उसके लेफ्ट वाला एरिया आपको बताना होगा, और ये आपको जो पीछे टेबल दे रखी है बुक में तो उससे देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसके जो लेफ्ट वाला एरिया है ये बताना होगा। अब इसके जो लेफ्ट वाला एरिया है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना ये पूरी 1 के बराबर होती है। 1 में से आधी इधर होती है, आधी इधर होती है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है
इसको मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और उसके बाद मुझे इसमें यहां से यहां तक का एरिया, तो यहां से यहां तक का एरिया मेरे को ऐड कर देना है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 0 to k। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रखी हो, पूरी की पूरी वैल्यू दे रखी हो, तो आप इसको पूरे का पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी होगी वैसे आपको चलना है। ऐसे यहां पर अगर कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइज बिटवीन Z1 और Z2, तो ये आपके पास Z1 है और ये Z2 है, इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 निकालोगे। Z2 निकालने का मतलब है कि आपने यहां से लेकर यहां तक की सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, उसमें से आपने जो Z1 की प्रोबेबिलिटी है ये माइनस कर देनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर F से हम डिनोट कर रहे हैं। आप ऐसे P से भी लिखना चाहो लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर देन Z, अगर हमें जैसे यहाँ पर हमने लेस की वैल्यू निकाली थी, अगर हमें ग्रेटर देन की वैल्यू निकालनी पड़े, इधर वाली वैल्यू निकालनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1, उसमें से जो ये वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, इसको डिनोट करेंगे एफ ऑफ जेड से, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एफ ऑफ जेड। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि भाई एफ ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ तक, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि 1 के बराबर होती है, एफ जीरो की प्रोबेबिलिटी 0.5 के बराबर होगी, और एफ माइनस जेड की जो प्रोबेबिलिटी है ये इसके बराबर होती है 1 माइनस एफ जेड। तो अब जैसा भी आपसे क्वेश्चन में डिमांड करेगा उसके हिसाब से आपको इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि मीन ऑफ ए नॉर्मल वेरिएट x इज 12, ये मीन आपको दिया हुआ है, मीन आपको दिया हुआ है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द z स्कोर ऑफ द डाटा पॉइंट 20, आपको इसका z स्कोर बताना है। तो z स्कोर आप बताएंगे तो क्या बनेगा आपके पास फार्मूला, x इक्वल्स टू में सॉरी z इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, z स्कोर ऑफ डाटा पॉइंट 20, यानी x की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, अब आपको z की वैल्यू बतानी है। फार्मूला हो गया x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, x की जगह 20 है, ये 12 है, डिवाइडेड बाय 4, तो 8/4, यानी आंसर आ जाएगा इसका 2। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डाटा पॉइंट इफ इट z स्कोर इज 5, अब z आपको 5 दिया हुआ है, तो इसी फार्मूले के अंदर z की जगह आप 5 डाल दो, x फाइंड करना है, ये 12 है, ये 4 है, तो 4 5 ज़ा 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। फिर सी पॉइंट में कह रहा है कि z स्कोर आपके पास -2 है, तो यहाँ पर z की वैल्यू -2 है, तो z की जगह -2 डालेंगे, x माइनस 12/4, तो 4 2 जाए -8 आ गया, 12 इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो आंसर आएगा आपके पास 2, 32 और 4। अब यहाँ पर कहता है इन डिस्ट्रिक्ट एग्जाम स्कोर ऑफ 300 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 12th आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द सेशन, रमेश स्कोर्ड 800 मार्क्स इन द टोटल आउट ऑफ 1000, रमेश को 1000 में से 800 मार्क्स मिले। द एवरेज स्कोर फॉर द बैच वाज 700, उस पूरे बैच की जो एवरेज स्कोर है वो 700 है, एवरेज मतलब मीन, मीन आपको दिया इसने 700, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज कैलकुलेटेड टू बी 180। फाइंड आउट हाउ रमेश स्कोर्ड कंपेयर टू हिज बैचमेट इन द होल डिस्ट्रिक्ट, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में रमेश की जो परफॉर्मेंस थी अपने बैच में वो किस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो रमेश का स्कोर कितना था, रमेश का स्कोर था 800, तो ये आपको दे दिया उसने x। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो रमेश की स्कोर था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कैसा था। तो हम क्या देखेंगे कि जो रमेश का स्कोर है उससे नीचे कितने स्टूडेंट है, रमेश से नीचे कितने स्टूडेंट है ये हम चेक करेंगे। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 800। तो अब अगर x की वैल्यू 800 है तो उस केस में z कितना होगा, तो z निकालोगे, तो z का फार्मूला हो गया x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो 5/9 यानी 0.9 पंजे 45 तो 0.55। तो आप इसकी वैल्यू देखेंगे पीछे, अगर टेबल में आप देखेंगे या फिर आप इसमें जाके देखेंगे तो आपको वैल्यू ये कितनी दे रखी है, ये वैल्यू आपके पास 0.7123। इसको आप ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, ये 555 आएगा ना तो उसको राउंड ऑफ करके आप 56 कर लेना, तो 0.56 यानी इससे नीचे कितने स्टूडेंट है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आप टेबल में जाके देखोगे ये, लेकिन आपको क्वेश्चन में मिलेगी, आपको टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.56 की वैल्यू है 0.7123। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है जितने स्टूडेंट रमेश के स्कोर से नीचे नीचे थे। तो इसका मतलब अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन रमेश, जिनका स्कोर रमेश से कम आया, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल थे 1300 स्टूडेंट थे। तो 300 को मल्टीप्लाई करो 0.7123 से, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, डेसिमल आ जाएगा आपका 213.6 यानी 214। 214 स्टूडेंट ऐसे थे 300 में से जिसकी परफॉर्मेंस रमेश से कम थी। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है सुधा स्कोर्ड 420 मार्क्स इन द सेम बैच, उसी बैच की बात कर रहे हैं। सुधा के मार्क्स आए 420, ठीक है, नंबर 420 है, सुधा 420 नहीं है। व्हाट कैन यू से अबाउट हर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द बैच ऑफ 300, तो उसकी भी आपको ऐसी परफॉर्मेंस निकालनी है। तो अगर x की वैल्यू, इफ x इक्वल्स टू 420 देन z कितना होगा, 420 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 180, तो माइनस करोगे 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 4 2, माइनस 14/9, तो 9 1 जा 9, 5 बचेंगे, 9 पंजे 45, वही माइनस 1.56, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी अब आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है z लेस देन माइनस 1.56। जब ये लेस देन होता है तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 1 माइनस एफ ऑफ माइनस 1.56, सॉरी लेस देन है ना, तो हम खाली इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको f माइनस 1.56 या फिर आप कह सकते हो 1 माइनस एफ ऑफ 1.56। तो 1.56 की जो वैल्यू आपको दे रखी है ये है वैल्यू 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 9 0 4 9, ये वैल्यू दे रखी है। अगर आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू दे रखी हो f माइनस 1.56 की तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अगर डायरेक्टली नहीं दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप इसकी वैल्यू पुट करो, 1 में से उसको माइनस कर दो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.00594। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हो जिनके मार्क्स सुधा से कम है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन सुधा, तो 300 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.0594 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, 3 चौक 12, 3 एम 27 और 1 28, 3 पंजे 15 और 2 17, 17.82, मतलब 18 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स सुधा से कम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि हाउ मच हैज़ अभय स्कोर्ड इफ ही हैज़ डन बेटर देन 44.83% ऑफ हिज बैचमेट। अगर वो 44.83% स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब अभय का जो स्कोर है वो कितना है। अब यहाँ पर आपको ये उल्टा करना है, अब यहाँ पर आपको उल्टा करना है, तो आपको ये परसेंटेज दे रखी है 44.83, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, आपको टेबल में जाके देखना है
इसको अगर हम परसेंटेज हटा दें तो टेबल से आपको ये देखना है कि भाई एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है ये 0.4483 कब आती है। तो टेबल में आप जाके देखोगे तो 0.4483 में z की वैल्यू है -0.13, z की वैल्यू है -0.13। या आपको टेबल दे रखी होगी या फिर आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास z की वैल्यू, अब इसके हिसाब से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। तो z के फार्मूले में वैल्यू डालो, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू, म्यू कितना था आपके पास 700, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 180। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 × 104 बचे 10, 13 और 10 23, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 700। इसको आप इधर लाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 700 माइनस 23.40, 0, 10 में से 4 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, यहाँ आ जाएगा 6। तो 676.60, मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 677। इतने मार्क्स इसको मिलेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको दिया हुआ होगा। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऐसे दिया होगा तो आपको कैसे इसको यूज़ करना है। अगर इट इज़ नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड डेली इन ए सर्टेन कम्युनिटी बिटवीन 3 PM एंड 4 PM हैज़ ए मीन ऑफ 352। मीन आपको दिया इसने 352 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 31। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम विल देयर बी मोर देन 400 टेलीफोन कॉल्स मेड इन द कम्युनिटी बिटवीन 3 PM टू 4 PM। तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में कितना परसेंट ऑफ द टाइम होगा जबकि टेलीफोन कॉल्स 400 या उससे ज़्यादा होंगी। तो अगर x की वैल्यू 400 है तो आप z की वैल्यू निकालेंगे। तो 400 माइनस 352 डिवाइडेड बाय 31, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 5 4, तो यह आ गया 48 अपॉन में 31। 48 को अगर आप डिवाइड करोगे 31 से तो मेरे ख्याल ये 1.55 आ रहा होगा, चेक करो। तो लगभग लगभग आपका वही आ रहा है। ठीक है, 1.55 ही आ रहा है। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी होगी ना उसी के हिसाब से ये वैल्यू आ रही होगी। राउंड ऑफ करके आप देखोगे तो यही वैल्यू बनेगी। तो अब ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है कि जो टेलीफोन लाइन है वो मोर देन 400 है। तो मोर देन 400 का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 400, और इसकी हमने वैल्यू निकाली कितनी 1.55। तो ये z में क्या बन जाएगा 1.55। यानी अगर मैं इसको आपको कर्व से बताऊं तो आपको यहाँ पर अगर वैल्यू हम लेते हैं 1.55 तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये प्रोबेबिलिटी है ये बतानी है। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसने आपको जो वैल्यू दी है वो दे रखी है 0 से लेकर 1.55 तक की, मतलब इसने आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी तो ये है। तो इतना तो हमें पता है कि जो ये प्रोबेबिलिटी होती है 0.5 होती है, आधी इधर होती है आधी इधर होती है। तो इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो मतलब आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 0 to 1.55। तो 0.5 माइनस इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.4394, 10 माइनस 4, 9 माइनस 9, 9 माइनस 3, यहाँ 0। अब इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछ रहा है ना वो, तो ये बनेगा 6.06%। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दे रखा होगा तो आपको ऐसे ही उसको यूज़ करना है।
तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया कि ऐसे वैल्यूज़ दे रखी होगी तो कैसे यूज़ करनी है और डायरेक्टली दे रखी होंगी तो कैसे यूज़ करनी है। अब जैसा भी आपके पास क्वेश्चन वहाँ पर आएगा उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो प्रोबेबिलिटी का वीडियो है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वन शॉट को करने के बाद प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे और आपके एग्जाम में आपकी हेल्प इसमें ज़रूर मिलेगी। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Jungle.